नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल श्रीनगर जाएंगे, ये बड़ी खबर है। आपको बताएंगे सीएम क्यों जो है वो श्रीनगर जा रहे हैं। और इस वक्त जो बजट सत्र है वो चला हुआ है, आज तीसरा दिन है। सीएम इस वक्त रिप्लाई दे रहे हैं विधानसभा में। आपको बता दें, आरडीजी पर नियम 102 के तहत जो संकल्प संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने, उसमें भाजपा के जो विधायक है उनको बोलने का मौका दिया गया। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो मंत्री है उन्होंने भी बोला। अभी इस वक्त सीएम जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक जो विपक्ष है उसने वॉकआउट नहीं किया है, हालांकि वेल में नारेबाजी जरूर की गई है। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये आरोप लगा रहे हैं, जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो आखिरी जो चुनावी साल था, जो चुनाव होने थे 2022 से ठीक पहले, उस वक्त जो है वो रेवड़ियां बांटी। ये आरोप लगा रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अभी आरडीजी क्यों जरूरी है, इस पर भी सीएम कह रहे हैं कि आरडीजी जो है वो हिमाचल प्रदेश का अधिकार है। और ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस कर रही है। पिछले कल डिप्टी सीएम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है उसको लेकर के विधानसभा में पहुंचे थे और ये कहा कि केंद्र जो है वो जो राज्य सरकारें हैं उनकी मदद करेगी अगर वो दिक्कत में हो, इसका प्रावधान उसमें है। तो कहीं ना कहीं आरडीजी पर सीएम का रिप्लाई चल रहा है। लेकिन आरडीजी पर रिप्लाई के लिए अब इसके बाद जो है वोटिंग होनी है। स्वाभाविक है, कांग्रेस के पास विधायक अधिक है, 40 है, तो स्वाभाविक है जो संकल्प है वो दिल्ली जा रहा है, ये तय है। 17 मार्च को केंद्रीय बजट जो है वो पारित होना है, यानी जिस प्रकार से अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है प्रदेश सरकार को कि, और इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये भी कह रहे हैं, अगर विपक्ष के जो लोग हैं, भाजपा के नेता जयराम ठाकुर, इसके अलावा जो 7 सांसद है, लोकसभा राज्यसभा के 7 सांसद हैं, अगर वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा गया है 21 तारीख को, संभावना है कि उस समय मिल जाएं, तो इसमें सीएम ये कह रहे हैं कि एज अ सीएम नहीं, एज अ नॉर्मल पर्सन ऑफ द स्टेट, एज आप कह सकते हैं नागरिक होने के नाते प्रदेश का, उसके साथ वो जाने को तैयार है, भाजपा नेताओं की अध्यक्षता में भी। लेकिन जो आरडीजी है वो बहाल होनी चाहिए, इससे सालाना लगभग 10,000 करोड़ का लॉस होगा। इस पर भी जो है वो अभी सीएम रिप्लाई दे रहे हैं। और हो सकता है आज विधानसभा की जो कार्रवाई है वो समाप्त हो जाएगी। 3 दिन का जो पहला फेज है उसके बाद कुछ और गैप रहेगा और संभावना है कि उसके बाद जब अभी होली के बाद फिर से बजट सत्र जो है वो शुरू होगा, क्योंकि अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण जो है, बजट नहीं पढ़ा, बजट जो है वो कह सकते हैं आप जो वित्तीय वर्ष है उसका बजट कह सकते हैं पेश नहीं किया है। तो ऐसे में मार्च में ही आगे जो है बजट पेश होगा, आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन आज क्या क्या घटा है, मंत्री कौन बन रहा है, राज्यसभा के चुनाव आ गए हैं, इसका बार बार जिक्र हो रहा था, क्या इस बार भी खेला होगा, इस पर भी खबर बताएंगे आपको। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। इसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण खबर है, राज्य सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जो पेंशन है इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है वो नहीं जुड़ेगा। सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं और एक बड़ा झटका लगा है। जिनको लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जुड़ेगा, अब वो नहीं जुड़ेगा, इसके बाकायदा ऑर्डर हुए हैं। पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल श्रीनगर जाएंगे, यानी जम्मू कश्मीर कल सीएम जाने वाले हैं। और वहां पर सीएम कल उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। सीएम सेब के मसले पर जम्मू कश्मीर के सीएम से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने विदेशी सेबों पर जो आयात शुल्क है वो 50% से घटा करके 25% और 20% कर दिया है, जिससे हिमाचल की जो सेब बागवानी है वो खतरे में आ गई है। और ऐसे में सबसे अधिक सेब उत्पादन वाला जो राज्य है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा इनके जो सीएम हैं उनसे सीएम सुक्खू मुलाकात करेंगे और दोनों नेता रणनीति जो है वो बनाएंगे कि कैसे केंद्र सरकार से इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया जाए कि सेब उत्पादन वाले राज्य के बागवानों को इस टैरिफ कम का जो है वो असर ना हो। जानकारी के अनुसार उसके बाद सीएम दिल्ली जाएंगे और वहां पर जो कांग्रेस नेता है उनसे वो मुलाकात करेंगे, यानी राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी, उनसे वो मुलाकात करेंगे। और उस मुलाकात में आरडीजी समेत जो कई विषय है उस पर जो है वो बातचीत करेंगे। जानकारी है कि जो कैबिनेट के मंत्री है वो भी दिल्ली जा रहे हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। और 20 तारीख को एक मीटिंग होनी है दिल्ली में, राहुल गांधी उसको लेके, राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर भी इसमें चर्चा होगी मीटिंग में। वहीं संगठन विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी जो है वो चर्चा होगी, तो ये भी तय है जी। अब आज की दूसरी खबर, कॉन्ट्रैक्ट सेवा को पेंशन में नहीं गिना जाएगा। 12 दिसंबर 2003 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट आधार पर हुई है
उनकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को पेंशन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पेंशन, सीनियोरिटी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसे सभी सेवा लाभ केवल नियमित सेवा पर ही मिलेंगे। ये भी सरकार ने साफ कर दिया है। नियमित जो नियुक्ति से पहले की सेवा को सेवा लाभ नहीं माना जाएगा। ये भी जो है वो ऑर्डर निकाला गया उसमें साफ किया गया है। हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 2024 के अनुसार ये जो है वो इंप्लीमेंटेशन होगी। जो एक्ट है सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अनुसार भी पेंशन केवल नियमित सेवा पर ही देय होगी। 10/6/2024 के पुराने आदेश को नए कानून एक्ट 2024 के अनुरूप संशोधित और स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 12/12/2003 से पहले हुई है और बाद में नियमित हुए हैं, उनके मामले में पुराने आदेश लागू रहेंगे। सभी विभागों को सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, वह अपने मामलों की पुनः समीक्षा एक्ट 2024 की धारा 6 के अनुसार करें। यह भी ऑर्डर में साफ कर दिया गया है। यानी जो आपको मैंने बताई चीज इसमें यह सीधा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो लग रहा था पहले कि जुड़ेगी, इसको लेकर के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अब मान लीजिए किसी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था उसको भी जोड़ा जाए। एक ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, कोर्ट के आदेश आए हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है उसको नहीं जोड़ा जाएगा पेंशन के लिए। सरकार ने ऑर्डर निकाल दिए हैं। इसके अलावा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भी आज आरडीजी पर खूब चर्चा हुई और इस दौरान पक्ष विपक्ष के जो बीच है वो तीखी जो नोकझोंक है वो देखने को मिली। आज विधानसभा में आरडीजी पर चर्चा तो शुरू हुई लेकिन चर्चा वंदे मातरम और इतिहास के ज्ञान तक पहुंच गई। शुरुआत सरकार की ओर से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की, जिन्होंने आरडीजी को हिमाचल का अधिकार बताया। वही यहां तक कहा कि भाजपा ने तो देश की आज़ादी में साथ नहीं दिया था, साथ ही नहीं और न ही हिमाचल के हितों के लिए आज साथ खड़ी है आरडीजी के मसले पर। यह आरोप लगाए। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की जिस पर पक्ष व विपक्ष में जो है वो तकरार हो गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एक समय था जब भाजपा ने वंदे मातरम तक नहीं गाया, लेकिन आज उसके साथ खड़े हैं और वहीं तिरंगा का अपमान करते थे, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं जगत सिंह नेगी ने। उनके इतना कहने पर विपक्ष भड़क गया, भाजपा भड़क गई और विपिन परमार को भी विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने का मौका दिया। परमार ने कहा कि जगत सिंह नेगी आरडीजी की बजाय हमारे ऊपर बोल रहे हैं। मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने ही वंदे मातरम के 2 छंद काट दिए थे, उन्होंने आरोप लगाए। आज भी वंदे मातरम हमारे लिए जुनून है और रहेगा, ये भाजपा की तरफ से उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि नेगी आरएसएस की बात कह रहे हैं जिस पर हमें गर्व है। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और रहेंगे, जिन्होंने कई साल काल कोठरी में काटे। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन में किसका जो है वो हाथ है ये सभी जानते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से जब ये कहा विपिन सिंह परमार ने, तो सत्ता पक्ष की ओर से जो है वो कह सकते हैं आप तीखी जुबानी जो तीर है वो चलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जो स्पीकर हैं उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री विक्रमादित्य सिंह को बोलने के लिए ऑर्डर, कह सकते हैं आप, कह दिएगा अभी बोलिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पर उन्होंने, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सावरकर ने तो माफी भी मांगी थी, भाजपा ये कैसे भूल गई है, जिसे वीर सावरकर कहा जाता है, वो तो माफी मांग रहे थे उस वक्त। ये उन्होंने आरोप लगाए हैं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने। इससे पहले जगत सिंह नेगी ने कहा कि देश के संविधान में कमजोर राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी, मगर केंद्र सरकार संघीय ढांचे को तहस नहस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं राज्यों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को अलग अलग ग्रांट दे सकती है, मगर केंद्र सरकार हिमाचल के साथ अन्याय कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आरडीजी हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और फाइनेंस कमीशन कोई खुदा नहीं है जो आरडीजी को खत्म करने की सिफारिश कर दें। उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाए हैं जिसने हिमाचल की आरडीजी को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल के हितों के साथ खड़ी है और अधिकार की जो लड़ाई है वो लड़कर रहेंगे। इसके लिए कानूनी जो जंग है वो अगर लड़नी पड़े तो वो भी लड़ेंगे और प्रदेश हित में जो भी संभव होगा वो किया जाएगा।
इसके अलावा भाजपा विधायक जनक राज ने कहा कि हिमाचल के इन हालातों के लिए पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार रही है। हिमाचल की मनमर्जी से पैसे खर्च करने की आज़ादी को सीमित कर दिया है, यानी मनमर्जी फिजूल खर्ची की जा रही है। उन्होंने नियम 102 के तहत लाए गए प्रस्ताव को विशुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव बताया। ये जो है वो भाजपा की तरफ से जनक राज ने जो है उनको बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने ये बात बोली है। अब प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। प्रश्नकाल की शुरुआत हुई जोगिंद्रनगर के जो विधायक है प्रकाश राणा, उन्होंने विकास निधि का मामला उठाया, जिस पर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद विधायक निधि जारी नहीं की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जनता की छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर विधायक निधि पर रोक लगाई जाती है तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका शून्य हो जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सभी विधायकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निधि जारी की जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अनुपूरक प्रश्न करते हुए कहा कि विधानसभा में पारित बजट के प्रावधानों को रोका जाना उचित नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 31 मार्च तक, ये 31 मार्च 2026 तक जो है वो इससे पहले विधायक क्षेत्र जो विकास निधि है उसको लंबी जो दोनों किस्तें हैं वो जारी की जाएं, ताकि घोषित विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर बजट पारित हो चुका है तो उसके प्रावधानों को लंबित रखना संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है। इसका रिप्लाई फिर सीएम ने किया। सीएम ने सदन को आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ रुपए की जो विधायक निधि चालू बजट सत्र की है उसे 31 मार्च से पहले हर हाल में जारी किया जाएगा, यह आश्वस्त किया सीएम ने। सीएम ने कहा कि सरकार किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं बनने देगी। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के तहत स्वीकृत है और प्रतिक्रिया के अनुसार इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली अगले वित्त वर्ष को लेकर जारी होने वाली विधायक क्षेत्र विकास निधि को लेकर कहा कि अब आरडीजी बंद हो गई है। ऐसे में आगामी किश्तों को लेकर वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद ही जो है वो सर्वदलीय जो बैठक है वो बुलाई जाएगी। उसी में जो है वो फैसला लिया जाएगा कि कितनी राशि किसको देनी है, यानी विधायकों को देनी है। इसके अलावा धर्मपुर के जो विधायक के चंद्रशेखर, उन्होंने जल जीवन मिशन का एक पूरा मुद्दा उठाया आज विधानसभा में, जिसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारत सरकार से जल जीवन मिशन के तहत 6395 करोड़ रुपए जो है वो सेक्शन हुए थे, जिसमें हमें 5167 करोड़ की जो राशि प्राप्त हुई है, लेकिन अभी भी 1227 करोड़ नहीं मिला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पेंडिंग पैसा न मिलने की वजह यह है कि पूर्व भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार को लिखकर दिया कि जल जीवन मिशन का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम लगातार पैसा जारी करने का जो मामला है वो केंद्र सरकार से उठाते हैं, लेकिन अब केंद्र ने इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 1747 स्कीमें सेक्शन हुई थी, जिसमें से 1100 जो स्कीमें हैं उनका काम चल रहा है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये क्या आपके जो विधायक हैं सवाल उठाते हैं आपके हल्के के, इसलिए बताना जरूरी है। जो आपको बता रहे हैं प्रश्नकाल में क्या सवाल लगे हैं। आज आने के जो विधायक है लोकेंद्र कुमार, इन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा उठाया। इसका जवाब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी नई ट्रांसफर पॉलिसी में समय लगेगा। प्रदेश में जब तक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होती है तब तक पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी जारी रहेगी। ऊना के जो विधायक सतपाल सिंह सत्ती, उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी का मुद्दा उठाया। उस पर सीएम ने रिप्लाई किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों और जो अधिकारी है उनके बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का नियम है। उन्होंने कहा कि अभी हाजिरी में 50 मीटर की एरियर दूरी है, उसमें संशोधन किया जाएगा। सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि लिखित में इस सवाल का जवाब सूचना एकत्रित की जा रही है, ये आया था, जिस पर भाजपा के विधायक सतपाल सिंह सत्ती नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम उनका तीसरा प्रश्न है जिसकी सूचना नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में सूचनाओं को छुपाने का कार्य चला हुआ है। उन्होंने कहा कि सूचना इसी सत्र में मिल जानी चाहिए, जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वस्त किया है कि इसी सत्र में उन्हें जो सूचना है वो दे दी जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर, इन्होंने सेब खरीद का मुद्दा उठाया। आज इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि सेब बागवानों को ठगी से बचाने के लिए राज्य सरकार लाइसेंस बनाने के लिए बैंक गारंटी की शर्त में बदलाव करने जा रही है। इंपॉर्टेंट है जी ये। सरकार इस राशि को बढ़ाएगी ताकि बागवानों से सेब खरीदकर कोई भी आड़ती व लदानी फरार ना हो सके।
मंत्री ने कहा कि राज्य की 3 कृषि उपज मंडी समितियां एपीएमसी में सेब खरीद के बाद भुगतान न करने के 379 मामले सामने आए हैं इन मंडियों में। इनमें से 69 मामलों में 1,93,21,666 रुपए इसका भुगतान सेब उत्पादकों को कर दिया गया है, जबकि 6,12,44,176 रुपए की जो राशि है वो अभी भी बाकी है। इसका भी जो है निपटारा जल्द किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा धर्मशाला से, इन्होंने मामला उठाया कि प्रदेश में शिक्षकों और जो गैर शिक्षक है इनके कितने पद खाली है। अब इसका जवाब सुन लीजिए जी कि शिक्षा विभाग में कितने पद अभी खाली है। इसका जवाब रोहित ठाकुर ने दिया, जो शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 11,716 तथा गैर शिक्षकों के 6,328 पद रिक्त है। वर्तमान में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का औसत छात्र शिक्षक अनुपात 12, 7, 8 एवं 11 है, अर्थात इन श्रेणियों के प्रत्येक 12, 7, 8 और 11 बच्चों के लिए एक अध्यापक उपलब्ध हैं। इस दृष्टि से अध्यापक के पदों के युक्तिकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है एवं उक्त युक्तिकरण के अनुसार रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। तो इतने पद खाली जो हमने बताए आपको। अब बात करते हैं शून्यकाल के दौरान क्या हुआ है। आज शून्यकाल के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया। इसमें जो भाजपा के विधायक इंदर सिंह गांधी ने इन्होंने मामला उठाया कि नेर चौक में भारी लोगों के आतंक का मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ के लोगों को आतंकित कर रहे हैं। यहाँ इलाके के जो यहाँ पर जो इलाका है इसकी जो बहू और जो बेटियां वो सुरक्षित नहीं है, जिनको बहलाया फुसलाया जा रहा है और भगा के लिया जा रहा है। ऐसे एक मामले में एफआईआर हुई जिसमें बाहरी लोगों ने एक युवक को पीट दिया, मगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और पुलिस द्वारा मामला का संज्ञान लिए जाने की मांग की है। इसके अलावा भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल, इन्होंने सदन में सीबीएसई स्कूलों में भर्ती किए जा रहे टीचरों का मामला उठाया। इंपॉर्टेंट है जी। अब क्या है कि सीबीएसई में भर्ती हो रही है। उन्होंने कहा कि जो मैथ और जो इंग्लिश के टीचर हैं इनकी जो आयु है वो सरकार ने 25 से 45 ईयर्स की है। इन्होंने कहा कि यदि कोई 22 या 23 साल में एमएससी कर लेता है तो उस युवा को भी मौका मिलना चाहिए, जेन्युइन है। इसलिए सरकार को जो आयु सीमा है इसमें थोड़ी छूट देनी चाहिए, यानी जो 25 साल की इसको थोड़ा कम कर दीजिए ताकि जो युवा है जो डिजर्व करता है उसको वो मिले। अब टीचर किसी ने लगना है तो उसमें उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए, छोटी उम्र। बड़ी उम्र चलिए मान सकते हैं कि बड़ी उम्र के बाद कुछ कह सकते हैं आप, होता ही है इनकम एज क्राइटेरिया, लेकिन छोटी उम्र में कोई अच्छा हुनर वाला व्यक्ति जब वो आईएएस बन सकता है तो फिर वो टीचर भी तो बन सकता है। इस पर विधानसभा जो अध्यक्ष है उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार आगे जो है वो देखें क्या हो सकता है। तो ये अच्छा मामला है जी। जो बच्चा डिजर्व कर रहा है, पढ़ रहा है, एमएससी करके वो 22-23 साल में जितनी साल में वो कर लेता है तो उसको जो है वो छूट मिलनी चाहिए, यानी 25 साल नहीं 23 साल भी होनी चाहिए उम्र। इस पर सरकार ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने अपने इलाके के मत्स्य केंद्रों को खोलने का मछली का मामला उठाया है। मछली कारोबार के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के मामले का जो जांच है उसके करवाने की भी मांग की है। इसके अलावा जो भाजपा के विधायक रीना कश्यप, इन्होंने मामला उठाया कि इनके इलाके में गांव पटेली में बरसात में टूटे एक पुल को दोबारा से बनाया जाए, जनता को वहां पर दिक्कत हो रही है। अब बात कर लेते हैं अन्य खबरों की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को हरी झंडी दे दी है। वो जल्द मंत्री बनाने का ऐलान किया जाएगा उनको लेकर के। दरअसल हुआ ये कि पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के बीच काफी तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान हस्तक्षेप करते हुए सीएम बीच में आए तो उन्होंने ये बड़ी बात कही। सदन में राजस्व घाटा अनुदान पर यानी आरडीजी पर चर्चा के दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर किसी बात को लेकर आमने सामने हो गए। उन्होंने एक्सीडेंटल सीएम कह दिया सुंदर सिंह ठाकुर ने। उस पर जो है वो सीएम, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कह दिया कि मुझे सीएम मेरी पार्टी ने बनाया है, आप जो है वो अपना बिहेव सुधारें। उन्होंने हु आर यू ये तक कह दिया, आपने अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए, ये उन्होंने शब्द कहे। इस दौरान सदन का जो माहौल है वो गर्मा गया। उसी दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सदन से बाहर थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक के बीच मुख्यमंत्री हाउस में आए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर को जल्द मंत्री बनाया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष को इसका निमंत्रण जल्द मिलेगा। इस मुद्दे पर आज सदन में नियम 102 पर चर्चा करते हुए जो आनी से विधायक हैं भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि मंत्री बनने से पहले सुंदर सिंह ठाकुर को बधाई देते हैं, यानी मंत्री तो बाद में बनेंगे लेकिन बधाई पहले देते हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जो है तीखी नोकझोंक हुई और इसी का नतीजा है कि सुंदर सिंह ठाकुर को जो है मंत्री पद आगामी समय में मिलेगा। यानी उन्होंने भी जो है चुटकी लेते हुए कहा, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को
बाकी उन्होंने अपनी अपनी बात कही कि आरडीजी का मसला बड़ा मसला है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है इस पर भी उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रही कि पैसा सही जगह प्रयोग नहीं किया और उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश समेत 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद जो इंदु गोस्वामी हैं, उनका कार्यकाल जो कार्यकाल रहता है 6 साल का, वो कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है। इससे पहले नए राज्यसभा सदस्य का चयन के लिए जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। तो डेट आ गई है जी 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। 5 मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी। नाम वापस लेने की जो तिथि है वो 9 मार्च तय की गई है। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक जो हलचल है वो बढ़ गई है। क्या खेला तो नहीं होगा? पिछली बार देखा आपने कैसा हो गया कि मनु सिंघवी को लाए कांग्रेस और उसके बाद क्या दिक्कतें हुई। तो फरवरी 2024 में भी एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ था, हमने आपको बता ही दिया है। तो उसमें क्या हुआ था कि उलटफेर हो गया था। उसमें जो अपने वोटर्स थे उस दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस बहुमत में होने के बावजूद चुनाव हार गई थी और उस वक्त कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दे दिया, हर्ष महाजन को। और उसके बाद जब बराबर वोट हुए तो फिर जब पर्ची डली तो पर्ची में वो जीत गए और उसके बाद जो सरकार उस पर संकट मंडरा गया था। और हालांकि तत्कालीन हालात जो है वो स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने संभाल लिए थे और वो उनकी सूझबूझ रही थी। आज फिर विधानसभा चुनाव राज्यसभा चुनाव का जो घोषणा है वो हो गई है और इस बीच चर्चाएं तेज हो गई राजनीतिक गलियारों में कि क्या ऐसा हो सकता है दोबारा। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है कि 40 सदस्य कांग्रेस के हैं और जो 28 है वो भाजपा के विधायक हैं। तो इसे सत्तारूढ़ दल के लिए राहत माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो है वो इसमें जो 2-3 बड़े चेहरे बता देते हैं कि कौन से नाम राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से अभी है। एक तो आनंद शर्मा वरिष्ठ नेता है और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं यूपी सरकार में, और इसके अलावा प्रतिभा सिंह एक उम्मीदवार हैं और तीसरा नाम अभी रजनी पाटिल का है। इन तीनों के नामों पर चर्चा हो रही है और इसमें हमने बता दिया पहले खबर में आपको कि जो कैबिनेट है वो दिल्ली बुलाई गई है। तो ये कैबिनेट में यही डिसाइड होना है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो इसमें चर्चा होगी कि क्या आनंद शर्मा को बनाया जाए, प्रतिभा सिंह को बनाया जाए या फिर जो है वो रजनी पाटिल को बनाया जाए। हालांकि रजनी पाटिल का जो कार्यकाल है अभी है, जल्दी सूचना हमारे पास है, लेकिन अभी उनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है अप्रैल मई में आगे। तो ऐसे में उनको भी कैंडिडेट बनाया जा सकता है। आपको बता दें पूरे देश में जो है वो 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए जो है वो मतदान होना है 16 मार्च को। और केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो है वो संबंधित जितने भी राज्य हैं उनको जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और जो रिटर्निंग अधिकारी है इनकी नियुक्ति के आदेश भी जो है वो जारी कर दिए कि आप इसको कर दें। तो जी अब ये देखना होगा कि कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाती है, लेकिन बात वही है कि दोबारा से खेला ना हो जाए, क्योंकि पहले तो हुआ था आपने भी देखा, लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है, 1-1.5 साल रह गया, तो संभावनाएं कम है। लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना, जल्दी कहना तर्कसंगत नहीं होता है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस वक्त भी लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, आप कह सकते हैं जो टॉप 5 वकील है देश के, उनमें से एक मनु सिंघवी है, लेकिन यहाँ पर जब कैंडिडेट बना के भेजा गया उनको तो वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में कांग्रेस अब देखेगी कि क्या प्रदेश का जो अपना नेता है, हिमाचल का अपना नेता है, उसको कैंडिडेट बनाया जाए या फिर जो आनंद शर्मा है या रजनी पाटिल। हालांकि जो है वो आनंद शर्मा शिमला से ही संबंध रखते हैं और रजनी पाटिल तो हिमाचल की नहीं है लेकिन प्रभारी यहाँ पर है। तो ऐसे में इन्हीं तीनों में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन हालांकि इसमें और भी नाम है, रामलाल ठाकुर का नाम है और आशा कुमारी का नाम है और भी कई नाम है, लेकिन जो प्रमुख नाम है हमने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर आज जगत सिंह नेगी ने मीडिया में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि संख्या बल उनके पास हैं, उनकी पार्टी के पास हैं, तो चुनाव का परिणाम भी उनके पक्ष में ही होगा। साथ ही इस दौरान जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास संख्या बल है, ऐसे में भाजपा किस आधार पर अपने प्रत्याशी को आगे ले जाने की बात सोच रही है। पिछले चुनाव में भाजपा ने दल बदल करके लोकतंत्र की हत्या की। अब भाजपा क्या इस बार दोबारा दल बदल करेगी, धनबल से चुनाव जीतना चाहेगी? ये लोकतंत्र की हत्या होगी, जो अच्छी बात नहीं है। भाजपा धनबल पर अगर चुनाव जीतती रही तो चुनाव के क्या मायने रह जाएंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोकतंत्र में यह सही नहीं है और ऐसे में जो है वो जो जिसके ज़्यादा वो हैं, कह सकते हैं आप एमएलएज हैं, तो स्वाभाविक है वो जीतने चाहिए। लेकिन
कुल मिला के देखा ना कि उन्होंने जुबानी ये टिप्पणियां की है। अब मीडिया ने जब सवाल पूछा उन्होंने ये कहा, लेकिन अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है, दिल्ली में जो परसों मीटिंग होगी उस मीटिंग में फाइनल किया जाएगा राज्यसभा का उम्मीदवार भी। कहीं ना कहीं एक तो संगठन हो गया, एक आरडीजी हो गया, एक राज्यसभा चुनाव, एक मंत्री हमने बताया दिया आपको, एक मंत्री बनता है तो सुंदर सिंह ठाकुर, अगर एक मंत्री ड्रॉप होता है कोई और तो फिर उसके बाद कुछ और नामों पर चर्चा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के। पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया है, अब पंचायत चुनाव करवाने पड़ेंगे सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी जो डेडलाइन है वो जारी कर दी है। पंचायती राज विभाग ने आज सभी जिलों के डीसीज को इस संदर्भ में लेटर जारी कर दिए हैं, पत्र लिख दिए हैं। यह आदेश राज्य सरकार की एसएलपी पर 13 फरवरी को पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए गए हैं। इस पत्र में पंचायती राज, शहरी विकास विभाग और एसडीएम को सभी लंबित प्रक्रियाओं को 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरे करने के ऑर्डर हुए, यानी 31 मार्च डेडलाइन है। इसके बाद, क्योंकि देखिए इसके बाद 8 सप्ताह के भीतर यानी 31 मई तक चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा में किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार डिलिमिटेशन प्रस्ताव की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी तक जारी की जाएगी। इन पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 27 फरवरी तक 7 दिन का समय दिया जाएगा और 2 दिन के भीतर 2 मार्च तक अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अपील के लिए 10 दिन की अवधि यानी 11 मार्च तक रहेगी, जबकि अपीलों की सुनवाई और निपटारा 7 दिन में किया जाएगा। तो अपील के निर्णय के बाद अंतिम प्रकाशन 20 मार्च 2026 तक होगा। वहीं निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाएगा, रोस्टर जो जारी करना है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्लॉकों के पुनर्गठन और जो नई ग्राम पंचायतों का जो गठन होना है उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है डिलिमिटेशन वाली, उसका पूरा जो कार्य है वो 20 मार्च तक पूरा होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी सूचना विभाग को दें। इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है, यानी बिल्कुल बज ही गया है। एक हिसाब से आप कह दिया कि डेडलाइन है ये, आप रोस्टर भी जारी कर लीजिए, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लीजिए, कौन सी पंचायतें बनानी जो करना है कर दीजिए टाइम से, क्योंकि उसके बाद चुनाव करवाने हैं। और व्यापक जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई है अब, और सभी जिलों के जो डीसीज हैं इनको अब जिला परिषद, वार्ड, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत जहां पहले चुनाव पहले नहीं हुए हैं, और वार्ड का जो डिलिमिटेशन है इस शेड्यूल के हिसाब से करना होगा। यदि कहीं नई पंचायतें बननी है तो उनका गठन भी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च से पहले करना होगा, यानी पंचायतें भी सिर्फ 20 मार्च से पहले बनानी होगी। तो कुल मिला के देखें जी, पंचायत चुनाव का बिगुल बच गया है। जिसने चुनाव लड़ना है तो स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 30 अप्रैल था पहले, अब मई हो गया, मई एंड, उससे पहले चुनाव करवाने हैं, तो चुनाव तो होंगे, तय है। अब आज सरकार ने 11 डीएसपी को सरकार ने एडिशनल एसपी प्रमोट कर दिया है। कुलदीप कुमार, अमित ठाकुर, प्रताप सिंह, अमित शर्मा, मनोहर लाल, विकास धीमान, हेमंत कुमार, कुलविंदर सिंह, खजाना राम, राम प्रसाद जसवाल और लालमन को एएसपी प्रमोट कर दिया गया, यानी एएसपी बना दिया गया सरकार ने आज इनको। कुलदीप कुमार को छोड़कर सभी 2012 बैच के एचपीएस अधिकारी है, इसमें सिर्फ कुलदीप कुमार जो है वो 2011 बैच के एचपीएस अधिकारी है। इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है कि जो अमित ठाकुर हैं इनकी प्रमोशन उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, यानी जो एफआईआर एक है कह सकते हैं आप इन पे, तो उसका जो एक है तो उस पे जो अंतिम डिसीजन होगा उस पर आधारित होगा, लेकिन अभी इनको एएसपी बना दिया गया है। सभी अधिकारियों के पोस्टिंग ऑर्डर अलग से जारी होंगे और अभी सभी अधिकारी अपने वर्तमान स्थल पर जहां पर इनकी तैनाती है वहीं पर सेवा देते रहेंगे जब तक अगला आदेश ना हो, यानी ऑर्डर निकालेगी सरकार अलग से। चीफ सेक्रेटरी ने आज इसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर सुनिए आप, बहुत दुखदायी खबर है। ऐसी खबरें हिमाचल प्रदेश में होती नहीं थी पहले, लेकिन अब जिस प्रकार से कह सकते हैं कलयुगी है। चंबा जिला के लोथल में आज सुबह एक व्यक्ति ने तेजधार हथियार से अपनी पत्नी को काट दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुद भी वो जो कह सकते हैं आप सिरफिरा जो पति था वो फांसी पर लटक गया। खुद मरना था तो मर जाता, लेकिन वो अपनी पत्नी को ही मार दिया। मृतकों के 2 बेटियां और एक बेटा है, लेकिन वारदात के समय कोई घर में नहीं था। ग्रामीणों ने बताया है कि श्रवण कुमार अपनी पत्नी अंजू देवी के साथ मंगलवार शाम को अपने भाई के घर गया था। वहां दोनों कई घंटे रहे, इसके बाद देर रात वहां से लौटे। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर लौटने के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ।
इस दौरान जो सरवन है उसने पत्नी को पीटा, फिर गुस्से में उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उसने क्या किया, खुद पास में ही जो अपना पुराना मकान था वहां पर जाकर सो गया और अंदर से कुंडी लगा दी। परिजन के मुताबिक सुबह जब उसके भाई ने अपने बेटे को खच्चर को घास डालने के लिए भेजा, जो बेटा है उसको खच्चर को घास डालने के लिए भेजा, तो उसने अंजू देवी का जो शव है वो बरामदे पर खून से लथपथ पड़ा देखा। इसके बाद उसने अपनी घरवाली को इसकी सूचना दी और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो है वो जो पत्नी थी उसकी भी डेथ हो गई थी और जो पति है वो कह सकते हैं आप उसने फंदा लगा दिया था, आत्महत्या कर ली थी। तो चौंकाने वाली खबर है जी। और हिमाचल प्रदेश में ऐसी खबरें कम सुनने को मिलती है। एक तो पत्नी को मार दिया, अब छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन किसी को मौत के घाट उतारना तर्कसंगत नहीं है। और उसके बाद खुद भी मर गया वो व्यक्ति, बच्चे भी हैं, बच्चे किसके सहारे जिएंगे, भाई है। तो सकते हैं बहुत ही दुखदायी ये घटना है। और इस प्रकार से जो सरफिरा पति था उसने पहले पत्नी को मारा, फिर खुद भी जो है वो झुल गया। बात कर लेते हैं मौसम की। 4 दिन मौसम साफ रहने वाला है। आज ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी रहेगी, लेकिन कल से मौसम साफ है जी। तो आज जो है वो लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हिमपात हो सकता है, कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। तो मौसम का बता दिया जी, मौसम आज ही खराब है। ये मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का जो पूर्वानुमान है हमने बता दिया है आपको। जो बड़ी खबरें थी बता दी है। अभी सदन की जो कार्रवाई है वो आप कह सकते हैं सीएम रिप्लाई दे रहे हैं। तो अभी जो सूचना हमारे पास है, अब बजट सत्र जो है वो जो अभी होली होनी है, होली के बाद शुरू होने की संभावना है। और इसके अलावा अगर आप देखें जो सीएम है वो कल श्रीनगर जाएंगे, हमने बता दिया है। और वो जाने के पीछे की जो वजह है वो हमने बता दिया कि बागवानों के लिए जो टैरिफ जो है वो कम कर दिया है, 50% से घटाकर 25 और 20% कर दिया है। अब जो सबसे अधिक सेब बाहुल्य राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ के सीएम से वो बातचीत करेंगे। उसके बाद दोनों, और जो उत्तराखंड में भी सेब होता है और कुछ और राज्यों में सेब होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इकट्ठे जो है वो जाएंगे। फिर उसके बाद कह सकते हैं आप जो जितने भी वो कह सकते हैं आप सीएम हैं सेब बाहुल्य क्षेत्र के, वो फिर केंद्र के पास मुद्दा उठाएंगे कि जो बागवान हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सदन की जो कार्रवाई है वो 18 मार्च 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है, यानी डेट आ गई जी सेकंड फेज की। अब जो विधानसभा का बजट सत्र है ये 18 मार्च से दोबारा शुरू होगा। उसके बाद ही जो है वो कह सकते हैं आप बजट पेश किया जाएगा। तो सदन की कार्रवाई 18 मार्च 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है, यानी दोबारा से जो बजट सत्र है वो 18 मार्च को अब शुरू होगा। यानी अब जो लग रहा था पहले कि अब जो बजट सत्र है वो होली के बाद शुरू होगा, लेकिन अब होली के बाद बजट सत्र शुरू नहीं होगा, अब होली के भी काफी दिनों के बाद। यानी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब बजट सत्र जो सेकंड फेज का जो शुरू होगा, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट भी पेश करेंगे, वो अब कहीं ना कहीं जो केंद्रीय बजट है 17 मार्च को पारित होना है, उसमें तय हो जाएगी कि आरडीजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की जाएगी सीएम के द्वारा भी। और जो बीजेपी के कह सकते हैं आप अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वो भी मिलने को तैयार हैं केंद्रीय उससे, अगर कांग्रेस के कह सकते हैं सीएम आते हैं, मंत्री आते हैं। तो कुल मिला के देखें 17 मार्च क्योंकि केंद्रीय बजट पारित होना है, उसके दूसरे दिन शुरू हो जाएगा कह सकते हैं बजट सत्र, लेकिन उससे पहले जो चुनाव है वो भी हो जाएगा जी। तो ये चुनाव राज्यसभा वाला, तो दिक्कत नहीं होगी, चुनाव उससे पहले हो जाएगा। पिछली बार दिक्कत ये हो गई थी, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अगर सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि 18 मार्च के बाद ही सत्र होगा, तो उससे पहले जो है वो अल्पमत में सरकार को नहीं लाया जा सकता है। तो बजट सत्र भी जो फर्स्ट फेज है वो आज सीएम का रिप्लाई के बाद 18 मार्च 11 बजे तक स्थगित कर दिया है। तो अभी इतना ही। आप इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।